हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी नॉलेज टूर। मैं निशी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें ऑप्शन हो सकता है सुविकसित, कांस्ययुगीन और नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आगे देखते हैं नामकरण। हड़प्पा सभ्यता के जगह पेपर में कई नाम मतलब कि देखने को मिलते हैं। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जगह पे कई नाम दे दिए जाते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो नाम ये है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें चार और अन्य नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सीमा निर्धारण मतलब कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इस बारे में कि इसका सीमा निर्धारण क्या था। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार, ये हेडिंग के रूप में आप दे सकते हैं। उसके नीचे आपको ये फिगर मतलब कि बनाने पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है। उत्तर में मांडा तक फैला हुआ था। उत्तर में हड़प्पा सभ्यता मांडा तक फैला हुआ था। पश्चिम में सुक्कांडोर की तरफ फैला हुआ था, मतलब कि सुक्का गेंडोर एक जगह का नाम है, वहां तक फैला हुआ था। पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था तथा दक्षिण में दैमाबाद तक फैला हुआ था। और ये जो है वो नदियों का नाम है। पूछ सकता है कि उत्तर में किस नदी के किनारे तक फैला हुआ था, तो उत्तर में मांडा और चिनाब नदी के किनारे पे मतलब कि फैला हुआ था। पूर्व में आलमगीरपुर और हिंडन नदी के किनारे फैला हुआ था। दक्षिण में दैमाबाद और प्रवरा नदी के किनारे फैला हुआ था। यह है आपका प्रवरा नदी के किनारे फैला हुआ था। पश्चिम में सुतका गेंडोर जगह तक फैला हुआ था और जो कि दास नदी के पास था। तो आप सबसे इजीली तो ये है दक्षिण दैमाबाद, 10 दक्षिण 10 दैमाबाद, पूर्व आलमगीरपुर इसमें भी आ रहा है, लास्ट में पूर्व वाला साउंड आ रहा है, इसमें भी पूर्व आ रहा है, तो इससे आप कर सकते हैं। मांडा चिनाब नदी के पास है। पश्चिम में सुक्का गेंडोर तक फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक हमने देखा नामकरण, सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार। और अब आगे देखते हैं। तो दो टॉपिक हमने देखा था, दो मतलब कि देखे थे। अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा है नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसे था, तो विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर तथा सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। विश्व का प्राचीनतम सुनियोजित नगर जो है वो हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। और सर्वाधिक चौड़ी सड़कें जो थी वो कहाँ की थी, वो मोहनजोदाड़ो की थी। ठीक है, तो पूछ सकता है कि सर्वाधिक चौड़ी सड़कें कहाँ की थी, तो मोहनजोदाड़ो से सबसे ज्यादा सर्वाधिक चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई है। उसके बाद से इसमें ही देखते हैं। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। आगे, नगर को अनेक वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित किया गया था। नगर जो थी वो वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थी। अगला देखते हैं। दरवाजे जो है वो मुख्य सड़कों पे ना खुलकर गलियों में खुलते थे। दरवाजे मुख्य सड़कों पे नहीं खुलते थे, हमेशा गली में खुलते थे। जो भी हड़प्पा में नगर पाए गए हैं वो दरवाजे क्या थे कि सड़क के सामने नहीं खुला करते थे, जबकि गलियों में खुला करते थे। पहले का क्या था कि देखिए, ये सड़क है, ये घर है, 1 2 3 इधर बना लेते हैं। ये मेन सड़क है। सड़कों पे नहीं खुलते थे कि अगर मान लीजिए गेट खुला, कोई गाड़ी आ रही है, गेट खुला तो एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से क्या होती थी, सड़कें अपनी पीछे की तरफ खुली थी। एक गली इस घर के पीछे भी हुआ करती थी। ठीक है, तो गलियों में या तो इधर से खुलवा लो, ऐसे खुला करती थी गलियों में। लेकिन ये सड़क जो है वो अगर ये मुख्य सड़क है
तो इधर की साइड ना खुल के इधर की साइड खुल जाए या पीछे की साइड खुल जाए, ऐसे खुला करती थी, लेकिन ये मेन सड़क पे नहीं खुला करती थी। आगे देखते हैं। हो गया, ये तो हो गया आपका। चौथा नंबर है सामाजिक जीवन। मतलब कि उनका सामाजिक जीवन क्या था, तो उनका जो सामाजिक जीवन है, वो उनका जो समाज का स्वरूप था वो मातृ सत्तात्मक था। आज भी मतलब कि उनका जीवन जो था वो मातृ सत्तात्मक था। आज भी कई जगह पे आदिवासी जहाँ पे रहते हैं वहां पे आज भी जीवन जो है वो मातृ सत्तात्मक होती है। वहां पे सबसे पहले अपनी माँ का नाम लो किया जाता है। ठीक है, तो जो समाज का स्वरूप था वो मातृ सत्तात्मक था और समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। तो आइए देखते हैं कि वो 4 वर्ग कौन कौन से थे। तो आइए देखते हैं वो 4 वर्ग कौन कौन से थे। पहला वर्ग था विद्वान वर्ग, जैसे कि पुरोहित होते हैं उनका ये वर्ग था, और जो विद्वान लोग थे उनका वर्ग था, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज थी उनका वर्ग था ये विद्वान वर्ग। दूसरा था योद्धा वर्ग, जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेके दूसरों की रक्षा करते थे, वैसे लोगों को योद्धा वर्ग में रखा जाता था। व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, जो वो लोग व्यापार करते थे या किसी भी वर्ग से मतलब कि कार्य करते थे, बिजनेस करते थे, एक तरीके के आज का जो बिजनेस होता है वैसे वाले लोगों को व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग में रखा जाता है। जो किसी न किसी तरह से किसी के अंडर किसी के नीचे कार्य करते थे वैसे लोगों को श्रमिक वर्ग में रखा जाता था। मान लीजिए कि मेरे अंदर कोई नीचे कार्य कर रहा है तो वो श्रमिक हुआ, ठीक है, और मेरा कार्य अगर व्यापार का है तो मैं व्यापारी वर्ग से हुई। पांचवा है आपका समाधान प्रणाली। पहले जो था वो समाधान किस प्रकार से किया जाता वो देखते हैं। समाधान के 3 प्रकार थे। 3 प्रकार से पहले समाधान किया जाता था। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। दाह संस्कार जो कि आजकल भी होती है वो होती है, ठीक है। और ये पूर्ण समाधान ये मुस्लिम लोगों में किया जाता है। पूर्ण समाधान किया जाता है मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, ठीक है। तो ये अब तो मुस्लिम लोग ऐसा करते हैं कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा पूर्ण समाधान के अंतर्गत आता है। आंशिक समाधान के अंतर्गत हड्डियों को दफनाया जाता है। हड्डियों कैसे, मतलब कि आप जिस मतलब कि शव को ले जा रहे हैं उसको पहले जलाया जाता था, उसके बाद से जो हड्डियां बची थी उनको दफनाया जाता था। तो ये आंशिक समाधान के रूप में इसको जाना जाता था। तीसरा है आपका दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। मतलब कि जो मृतक थे जो उनको जलाया जाता था उसको दाह संस्कार कहा जाता है, जो कि आज के समय पे भी होता है। दाह संस्कार होता है, ये हिंदू लोग में होता है और ये हम मुस्लिम में देखने को मिलता है ये वाली चीज, और ईसाइयों में भी यही देखने को मिलता है और ये हिंदुओं में मिलता है। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम R37 है। एक कब्रिस्तान मिला है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का समाधान हुआ है, तो उसका नाम था R37 समाधान नाम था। तो आइए देखते हैं कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है। तो धार्मिक जीवन, मातृ पूजा करते थे वो लोग, मातृ देवी की पूजा। जैसे कि मैंने बताया था कि उनका सामाजिक जीवन क्या था, वो मातृ सत्तात्मक था। तो मातृ देवी की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, यज्ञ और अग्नि पूजा भी करते थे। तो उनके यहाँ मातृ देवी पूजा, पशु पूजा, यज्ञ एवं अग्नि पूजा के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। 7 नंबर आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन उनका कैसा था, पशुपालन मुख्य कृषि। वो पशुपालन और कृषि भी करते थे और साथ साथ में व्यवसाय भी होता था, लेकिन प्रमुख क्या था, पशुपालन और कृषि था। पशुपालन में वो बकरी, गाय, भेड़, कुत्ता आदि से परिचित थे, परंतु सिंह से परिचित नहीं थे। उनको बकरी, गाय, भेड़, कुत्ता आदि से वो परिचित थे, लेकिन उनको सिंह के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंधुवासी प्रमुख रूप से जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर, कपास आदि का खेती करते थे, और बाकी सब भी मिले, पर ये मुख्य रूप से इनकी खेती वो किया करते थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। कपास वो ज्यादा मात्रा में उगाते थे, कपास के वो प्रथम उत्पादक थे। उनकी लिपि कैसी थी, 1 नंबर में है आपको उनकी लिपि। 1 नंबर है लिपि। लिपि वो कैसे
वो दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। मतलब कि हम लोग जो इस साइड से, मान लीजिए हमें कुछ लिखना है, तो मान लीजिए हम यहां से लिख रहे हैं, इस साइड से लिखते हैं, ठीक है, यहां से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग बाएं साइड से दाहिने साइड की तरह लिखते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, वो दाएं साइड से बाएं साइड की ओर आते थे। अगर उनको ये लिखना होता तो वो ऐसे लिखते हैं, YUR, इस साइड से लिखते थे, ठीक है। तो उनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर थी, ठीक है। वहां से सिंधु सभ्यता से हमें बुस्ट्रो, सिंधुवासी यहाँ से हमें बुस्ट्रो फेदन लिपि का साक्ष्य मिला है। ये एक प्रकार की लिपि होती थी बुस्ट्रो फेदन, उस लिपि का साक्ष्य मिला है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस लिपि का साक्ष्य मिला हुआ है सिंधुवासी के द्वारा, तो वो हमें बुस्ट्रो फेदन लिपि का साक्ष्य मिला हुआ है। तो अभी हमने इतना टॉपिक देखे, मतलब कि 8 मतलब कि पॉइंट हमने नोट कर लिया है, लिपि तक हम आ गए हैं। अब कल हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। वहां से क्या क्या मिले हैं, वहां के टाइम क्या क्या था, आप बोलेंगे कि हड़प्पा तो हमने अभी पढ़ा। तो जब ये मिला हुआ था, तो ये नदी के किनारे मिला हुआ था, तो हड़प्पा इसका नाम रख दिया गया था। लेकिन जब बहुत सारे स्थल मिलने लगे तो उनका अलग अलग नाम लिखा गया है। हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है, ठीक है, लोथल है। ऐसे लोथल कहाँ से मिला है? पंजाब से। ऐसे टाइप में बहुत सारे मिले हैं। तो हम मतलब कि एक दिन में 2 या 3 कवर करेंगे और कम से कम 15 मिनट की वीडियो होगी, तब जाके हम जल्दी से इसे खत्म कर पाएंगे। अगर हम वीडियो बहुत छोटी रखते हैं तो काफी वक्त भी लग सकता है इसको खत्म होने में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। और जो ये टाइप है आपका, वो बहुत ही शॉर्ट मेथड से मैं पढ़ा रही हूँ, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, हिस्ट्री हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है, लेकिन आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस टाइप से पढ़ा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अब अगला वीडियो जो होगा वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में होगा कि वहां से क्या क्या मिला और किसने खोज की है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाइए प्लीज।